सबका वेलकम करता हूँ, सबका इस्तकबाल और सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्या कहें बल्कि ये क्लास है। और सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर वीके त्रिपाठी सर, जो हम सबके सीनियर रहनुमा और हम सबके मार्गदर्शक, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ही जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स, सबका मैं सबका स्वागत करता हूँ। INI एकेडमी, इससे पहले इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो चुका है और साथ में एक आप ये कह लें कि इंट्रोडक्टरी क्लास, या ये कह लें कि इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमारा था वो अभी 3 दिन पहले हुआ था, जिसमें सर को भी ज्वाइन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर या और भी कई सारे लोग जो वो नहीं जुड़ सके किसी कारणवश। तो आज सर हमारे साथ है, ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और इसके साथ और भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग उस दिन नहीं जुड़ सके थे, सबका स्वागत है। मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ। मैं निसार अहमद INI एकेडमी की तरफ से, और साथ में हमारे इसके संस्थापक और जितने सारे लोग हैं, हम सब तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और सर के बारे, इससे पहले कि मैं सर के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं, मैं INI एकेडमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि INI एकेडमी ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वो दूर दराज के इलाके जहाँ के बच्चे बड़े शहरों में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, और फिर भी वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब मतलब कि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आकर के एडमिशन लें और अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लें, ताकि वो अपने साथ अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का, अपने इलाकों का नाम रोशन कर सकें। तो INI एकेडमी उसमें हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें शरीक होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही कम फी में, जिससे हम लोग एग्जिस्ट कर पाएँ। ज़ाहिर-सी बात है कि आज के ज़माने में ऑनलाइन ये सोर्सेज़ जो हैं, इसका भी कुछ न कुछ खर्चा जो है वो हमें बेयर करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके लिए बहुत छोटी-सी एक फ़ीस होगी, जो INI एकेडमी के वेबसाइट पे या उसके माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएँगी। तो बहरहाल इस पे बहुत डिटेल्स में बात हो चुकी है। और उस जिसमें मैंने ये बताया था कि BA के लिए, MA के लिए, B.Ed, M.Ed, और भी 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए जामिया, AMU और दूसरे स्कूल में अगर वो बच्चे जो इच्छुक हैं, ख्वाहिशमंद हैं एडमिशन लेने के, दाखिला के, तो वो सब आएँगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी बात को ना अ, तवील करते हुए गुफ्तगू को मैं थोड़ा विराम देता हूँ। इसके साथ कि हमें आज सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर अभी फ़िज़िक्स के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान, और अ, हमेशा सद्भाव मिशन के हवाले से सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिफ़ाई काम हैं, सोशल वर्क के हवाले से सर जाने जाते हैं। हमें जब भी कभी इस तरह की ज़रूरत होती है, तो हम सर से ज़रूर मशवरे लेते हैं, और सर एक बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उनके पास IIT का तजुर्बा है और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर के पास। तो आज हम सर से ही ज़्यादा सुनेंगे, सर से ही बात करेंगे, सर से ही सवाल करेंगे, और सर को सुनेंगे कि वो हमें किस तरह की नसीहतें करते, ताकि वो आगे चल कर के हमारे लिए खुद, हम सब के लिए मिसाल राह हो, और हम सब के लिए वो मार्गदर्शक का काम यूँ ही करते रहें। सर का हम इस्तकबाल करते हैं INI एकेडमी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी। तो मैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आएँ और हमें और हमारे साथ जो हमारे दोस्त या स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सर प्लीज़ आप उनसे बातें करें, अ, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें, और आगे वो फ़ील्ड में क्या एजुकेशन के फ़ील्ड में क्या कर सकते हैं, उस पे आप हमारे साथियों की हमारी हेल्प करें। तो प्लीज़ प्रोफ़ेसर वीके त्रिपाठी सर आपसे अब रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया निसार जी अ, सर। और अब्दुल्ला और बाकी साथियों को मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया और जिन बच्चों ने दाखिला लेने का फैसला किया है, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ, खुशामदीद कहना चाहता हूँ कि आपने तालीम का अब जिस स्तर पर आप हो उसको बेहतर करने का और यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला किया कि हमें आगे बढ़ना है। तो अभी मैं 2-3 बातें आपसे पहले कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पढ़ाई लिखाई ज़ाहिर है कि हम लोग
अच्छी नौकरी करने के लिए करते हैं ताकि गुजारा अपन ठीक से कर सकें, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात जो हमारे पैगंबर ने हमें बताई और गांधी जी ने इस सदी में, पिछली सदी में हमें बताई, वो ये कि हम सही और गलत का फैसला कर सकें सोच विचार के। तो एक तो हमें तालीम के माने हम सही और गलत, जस्ट और अनजस्ट, सच और झूठ का फैसला कर सकें। और दूसरी बात ये कि जो चीज सही लगे, जिसको हमें हमें एहसास हो कि सही है चीज, उस पर हम अमल करें। मोहम्मद साहब का तो खास तौर से इस बारे में पूरी कुरान शरीफ और उनकी हदीस इसी के खातिर धरती पर उतरी कि इंसान जो ठीक लगे, जो बात सच्ची लगे, हक की लगे, उस पर अमल करे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब तैयारी करो, चाहे वो अपनी 10वीं के इम्तिहान की, 12वीं के इम्तिहान की, या किसी कंपटीशन के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करो, तो आप उस सब्जेक्ट को कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ो, लेकिन बुनियादी तौर पर समझ के एतबार से पढ़ो। आप जब समझ के एतबार से पढ़ेंगे तो पढ़ाई बोझ नहीं होगी जहन पर, पढ़ाई आपको लिबरेट करेगी, आपको उसमें एक्साइटमेंट होगा, उसमें मजे आएंगे। और वो पढ़ाई आपके लिए, जैसे किसी को गाना गाने में मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। हिसाब के सवाल हल करोगे तो उसमें मजा आएगा, तारीख की किताब पढ़ोगे, उसका सबक पढ़ोगे, उसमें मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक तो समझ के हिसाब के लिए पढ़ो। दूसरी बात ये कि पहले मैं मानता था कि साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़्यादा कठिन होती है और कंपटीशन ज़्यादा उसमें है, इसलिए दाखिले वगैरह मुश्किल होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी पढ़ाई दीगर है। लेकिन पिछले कई सालों से मेरा एहसास ये बना है कि हमारे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, चूंकि इन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करी, इतिहास नहीं पढ़ा, तारीख नहीं पढ़ी, समाज विज्ञान नहीं पढ़ा, भाषाएं नहीं पढ़ी, तो वो अदब नहीं, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है, समाज की समस्याओं की पकड़ नहीं है, और तंग दिली के शिकार हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग घमंड के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं पढ़ें, चीजों को समझने के एतबार से, ताकि हम दुनिया के हालात को ठीक से समझ सकें। तो आर्ट्स की पढ़ाई पे उतना ही गौर करना है जितनी साइंस की पढ़ाई वाले करते हैं अपनी साइंस की पढ़ाई पर, खासतौर से इतिहास, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान की पढ़ाई सलीके से करो। उसमें भी रास्ते हैं, दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं जो बीए के स्तर पे तो दाखिला नहीं देती, मास्टर्स और एमफिल वगैरह के स्तर पे कई यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं दिल्ली में आर्ट्स की, तो उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट्स हैं 11वीं 12वीं में और आपको दाखिला चाहिए, मान लो अरबी में चाहिए, या आपको उर्दू में चाहिए, या हिंदी में चाहिए, या अंग्रेजी में चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट पर समझदारी से फोकस करो। और ये सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए हर बच्चे में जो 10वीं 12वीं पास है, कि वो अपने आप को जो चीज जानता है उसको एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो आप हिंदी में करो एक्सप्रेस, चाहे उर्दू में करो, चाहे अंग्रेजी में करो, लेकिन आपको कम अल्फाज में अपनी बात कहने की सलाहियत पैदा करनी है। तो जहां तक कैरियर का मसला है कि आप, अभी मैं बात कर रहा था, जामिया मिलिया इस्लामिया में एक पॉलिटेक्निक चलता है, प्रोफेसर मुमताज अहमद उसके प्रिंसिपल हैं। अभी मैं उन्हीं से बात कर रहा था कुछ देर पहले। मैंने पूछा कि आपके यहाँ पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स होता है और बहुत सारे डिसिप्लिन है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है, कई डिसिप्लिन हैं, इसमें किन बच्चों को दाखिला देते हैं? तो उन्होंने कहा 10वीं पास करके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मदरसा से पढ़ के आए हों, चाहे वो रेगुलर स्कूल से पढ़ के आए हों। तो हमने कहा कितने % नंबर चाहिए और क्या एंट्रेंस होता है क्या? तो उन्होंने कहा एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। जिन बच्चों के 10वीं में 45% नंबर मैथमेटिक्स में और साइंस में आ जाएं, और फिर हमारे टेस्ट में बैठना पड़ता है, लेकिन कह रहे थे कि टेस्ट में बहुत दुश्वारी नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जो बच्चे कोशिश करते हैं उसमें बड़ी तादाद में बच्चों के हो जाते हैं दाखिले, और फीस भी
रीजनेबल है, साल की फीस 9,000 रुपए है। और जिन बच्चों के मेरिट के आधार पर दाखिला ना हो सके, यानी टॉप मेरिट में ना आ सके, तो उनके लिए इवनिंग की क्लासेस चलती है, पढ़ाई वही होती है जो दिन में होती है। उसकी फीस 27,000 रुपए साल की है। 27,000 थोड़ा ज्यादा तो है, लेकिन अब अपन को आगे बढ़ना है तो कर्ज वर्ज लेके या किसी तरीके से पढ़ाई करनी है। और एक बात उन्होंने और कही कि दिल्ली में 7-8 और पॉलिटेक्निक है जहां फीस 5-6 हजार रुपए साल लगती है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई वहां होती है। उसमें अब चूंकि जामिया की रेपुटेशन है, यहाँ के अच्छा डिपार्टमेंट है, इसलिए कोशिश बच्चे करते हैं कि हमारा दाखिला जामिया में हो जाए। लेकिन अगर जामिया में दाखिला नहीं मिलता है तो 7-8 और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में दाखिला मिल सकता है। तो जिन बच्चों को तकनीकी हुनर सीखना है, और ये बात मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान के मदरसा से निकले हुए जो बच्चे हैं वो तकनीकी हुनर में, हाथ के हुनर में बहुत माहिर होते हैं। आपने नाम सुना होगा ताजमहल का, आगरा में ताजमहल है, शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन शाहजहां ने बनाया नहीं था, वो तो बादशाह था, किसी पंडित या मौलवी ने नहीं बनाया था, उसको बनाया था मदरसा के उस्तादों ने। और वो ईरान में मदरसे चलते थे, तो उनमें से निकल के जो पढ़ने वाले बच्चे और उनके टीचर, इन लोगों ने डिजाइन किया उसको, इन लोगों ने बनाया उसको। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हम लोग मदरसे की पढ़ाई करने वाले बच्चों को इस बारे में अपने अंदर हौसला पैदा करना है कि आपको तकनीकी हुनर सीखना है। पहला कदम पॉलिटेक्निक का, अगर थोड़ी और तैयारी कर लो, 12वीं तक पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई करी हुई है, और तो फिर आप इंजीनियरिंग के लिए कम्पीट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में लेकिन 2 दिक्कतें हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में पहली बात तो ये, उसकी साल की फीस ज्यादातर अच्छे कॉलेजों में 60,000 रुपए साल है। तो कहाँ पॉलिटेक्निक में 9,000 है, उसमें 60,000 है। और शहर में उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है, और कोचिंग में ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छी चीज है जो आप शुरू कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उसमें थोड़ी और रिगरस कोचिंग करनी पड़ती है। तो रूबरू क्लासेस लेना, यानी बीटेक में दाखला अगर लेना है, इंजीनियरिंग में दाखला लेना है जो 4 साल का कोर्स होता है, तो उसके लिए खर्चीली कोचिंग लेनी पड़ती है, खर्चीली किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ज्यादा मेहनत है। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकें वो उसकी भी तैयारी करें। तो एक तो हुआ तकनीकी पढ़ाई की बात। दिल्ली में जिन बच्चों को, या जिन बच्चों को 11वीं 12वीं में आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उर्दू पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, वगैरह वगैरह, जो बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए बीए में दाखिले के लिए, हालांकि दिल्ली वाले बच्चों को भी दिल्ली के कॉलेजेस में दाखिला मिलना काफी मुश्किल हो गया है, काफी टफ कट ऑफ जाता है उसका और मुश्किल है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे जामिया है, और जामिया की गिनती दिल्ली की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, मतलब जो हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटी जो उसमें शुमार है हमारा जामिया। और जामिया का इतिहास तो इतना गजब का है, इतिहास डिपार्टमेंट, कि जब मैं एक बार अलीगढ़ गया, इरफान हबीब वहाँ के बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी सानी का इतिहास का प्रोफेसर नहीं है, बल्कि मैं तो कि धरती पर नहीं है इस वक्त, पूरे संसार के इतिहासकारों को आप इकट्ठा करो तो सबसे अव्वल नाम जो आता है वो इरफान हबीब का आता है। 90 साल के हैं, एएमयू में है। तो मैं कुछ दिन पहले एएमयू गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है वो। तो मैंने उनसे बातचीत की, तो बोले भाई, हमने कहा कि आपने यहाँ के इतिहास डिपार्टमेंट को गजब का बना रखा है। तो बोले लेकिन आपके जामिया का हमसे भी अच्छा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो जामिया में आर्ट्स में दाखिले के लिए जरूर कोशिश करें। हमारे अब्दुल्ला साहब जो हैं और बाकी जो साथी हैं, ये इतिहास की पढ़ाई की हुई है इन्होंने, तो ये इस मामले में आपको बहुत सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो पहली बात मैंने कही कि तकनीकी पढ़ाई करनी है, यानी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करनी है, तो 10वीं क्लास में 45% नंबर लाने हैं, और एक उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप लोगों को इस प्रोग्राम में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
तो आप उसकी तैयारी करो। जिन बच्चों को बीए में दाखिला लेना है तो पहले तो अपनी यूनिवर्सिटीज दिमाग में रख लो, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ दाखिला हो सकता है। तो जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, हाँ जेएनयू का मैं बताना भूल गया। जेएनयू लैंग्वेज के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है, वहाँ कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, मतलब अपनी अरबी, फारसी और हिंदी, उर्दू के अलावा वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन भाषा पढ़ाई जाती है, रशियन भाषा पढ़ाई जाती है, और ये पुर्तगीज पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई, कई 15 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। और उनमें दाखला अब मुझे मालूम नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन एक ज़माना था कि गांव से पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसमें रियायत मिलती थी, उसको डेप्रिवेशन पॉइंट कहते थे, कि अगर आप लड़की हो और गांव से पढ़ के आई हो तो आपके लिए, अगर बाकी लोगों का दाखला 60 नंबर पे होगा तो आपका दाखला 50 नंबर पे हो जाएगा, 10 नंबर की रियायत मिलती थी उसमें। तो अब लड़कों के लिए थोड़ी कम मिलती थी, लड़कियों के लिए थोड़ी ज्यादा मिलती थी। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी में एक फर्क है, जेएनयू में जब अपने पढ़ने जाएंगे या जामिया में पढ़ने आओगे तो अकेले आप क्लासरूम में नहीं पढ़ते, क्लासरूम में जितना अपन सीखते हैं उतना ही अपन क्लासरूम के बाहर टीचर से बात करके, टीचर के साथ प्रोजेक्ट करके, अपने दोस्तों से चर्चा करके, माहौल से सीखते हैं। कई बच्चों को जब मैं जाता हूँ जामिया में तो वहाँ कैंटीन के आसपास बच्चे बैठे होते हैं, तो उनसे मैं जाके कोई पर्चा देता हूँ, फिर बात करता हूँ, बड़ा मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चों को भी मेरे से बात करके वो उतनी सीख जाते हैं जितना क्लास के टीचर से सीखते हैं। तो 4 बातें टीचर से सीख ली, 2 बातें मेरे से सीख ली, उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। ऐसे जेएनयू में होता है। तो असली चीज इन संस्थाओं की ये है, वही अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें भी ये होता है कि आप खुल के बहस कर सको, चर्चा कर सको, और उस चर्चा करने से अपने दिमाग में जो चीजें क्लियर नहीं है वो साफ हो जाती हैं, और उससे अपन जुड़ जाते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, एहसास पैदा होता है। लिहाजा आप कोशिश करो कि 12वीं अगर अपने गांव से पढ़ ली तो 12वीं के बाद घर से बाहर निकलो। हाँ, अगर खर्चे की मुश्किल है, क्योंकि शहर में आओगे पढ़ने के लिए, तो लगभग अभी मैं बात कर रहा था उनसे, मुमताज साहब से, वो कह रहे थे कि दिल्ली में अगर आप पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लो, तो मैंने कहा ऊपर से कितना खर्च होता है, 9,000 तो आपने फीस बताई, तो कहने लगे 9,000 के अलावा यहाँ पे 6,000 रुपए में मान लो कमरा मिला, 2 लोगों 3 लोगों ने ले लिया, तो लगभग 2,000 रुपए तो उसका खर्चा, और 2-3 हजार रुपए खाने का और दूसरे खर्चे मिला के तो करीब 5,000 रुपए महीने का खर्चा। अब 5,000 रुपए महीने का खर्चा तो साल के 60,000 हो गए, और 3 साल की पढ़ाई करनी है तो 1,80,000 हो गए। वो बंदोबस्त तो बेटे करना पड़ेगा, लेकिन अम्मी अब्बा से कहना कि हम 1 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। हम जब दिल्ली पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम 1-1 मिनट का ख्याल करेंगे सीखने के लिए, क्योंकि ये उम्र होती है ना, 18 साल की उम्र में आप यहाँ पढ़ने आओगे, और 21 साल की उम्र में आप बीए पास की डिग्री लोगे या पॉलिटेक्निक की डिग्री लोगे, तो उस वक्त आप मुकम्मल इंसान बन के निकलोगे, जो अपने पाँव पे खड़ा भी होगा, काम धंधा कुछ करेगा ताकि कमाएगा, और जो अम्मी अब्बा ने आपके ऊपर खर्च किया आप उसको चुकाएंगे भी। पैसा नहीं देंगे अम्मी अब्बा को, लेकिन जो छोटे भाई बहन है उनकी पढ़ाई में आप मदद करेंगे, घर गृहस्थी में मदद करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं कि गर्मियों में कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोफेसरों के पास, कि आप जब यहाँ पढ़ने आओगे तो आप उनसे कहना कि साहब हमें गर्मियों में 2 महीने के लिए काम मिल जाए तो हम कर लें, तो फिर काम भी मिल जाता है, तो कुछ पैसा आप उसमें से निकाल सकते हैं, खर्चा अपना निकल आता है उसमें से। हाँ, एक बात मुझे और कहनी है कि इस वक्त हर पढ़ाई में, चाहे वो साइंस की पढ़ाई हो, आर्ट्स की हो, इंजीनियरिंग की हो, उस पढ़ाई में कंप्यूटर की जरूरत पड़ने लग गई है। तो जब आप दिल्ली आओ तो आपको कंप्यूटर सीखना है। अब कंप्यूटर जरा खर्चीली चीज है, खुद खरीदोगे तभी उस पर अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो शुरू में तो 1-2 साल बगैर कंप्यूटर के गुजारा कर लेना, लेकिन फिर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसको सीखना जरूरी है, उसके कुछ कोर्सेज करना जरूरी है।
और वैसे अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में अगर आपने मान लो अरबी में दाखिला ले लिया तो अरबी के साथ साथ ये आपके लिए छूट मिल जाएगी कि आप एक कोर्स कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सको। तो अगर आपने हर सेमेस्टर में एक एक कोर्स पढ़ लिया तो आप 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे तो 6 कोर्स कंप्यूटर के कर लोगे, तो फिर आपके लिए नौकरी वगैरह मिलना आसान होगा। तो ये, या अपने पाँव पे कारोबार कोई चलाना चाहो तो उससे मदद मिलेगी। एक चीज हमारे कई साथी करते हैं दिल्ली में, वो टेक्नीशियन का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, उसको करते हैं। गुजरात में खासतौर से फसाद हुए तो गुजरात में मैं जाने लगा गांव में, तो कुछ लड़कियों के लिए मैंने पढ़ाने का सिलसिला चालू किया। उस वक्त तो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उनका पहले तो 8वीं में दाखिला होना था, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो हमारे एक साथी है वहाँ पे फैज मोहम्मद, उन्होंने उनके लिए पढ़ाना चालू किया। कभी कभी मैं भी चला जाता था, रुकता था वहाँ पे। तो कुछ लड़कियां बड़ी होशियार थीं, तो जब लड़कियों ने 10वीं पास कर लिया तो उन्होंने नर्सिंग के कोर्स के लिए कोचिंग, मतलब वो अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें दाखिला हो गया। अब वो लड़की नर्स बन गई, तो अब उनके अपने पाँव पे खड़ी हो गई हमारी बेटियां। वो मैं चाहता हूं कि हमारी जो बेटियां आपके यहाँ पढ़ रही हैं वो बेटियां अपने दिमाग को खुला रखें कि आप उनके लिए हो सकता है नर्सिंग की पढ़ाई करने का मौका मूड हो तो नर्सिंग में चली जाएं, अगर उनका पॉलिटेक्निक में दाखिले लेने का हो तो पॉलिटेक्निक में चली जाएं, बीए पढ़ने का मन है तो बीए कर ले। इसलिए, और हो सकता है कि दिल्ली ना भी आना चाहो तो आपके आसपास के इलाके में भी अगर अच्छे कॉलेजेस होंगे तो उसमें थोड़ा कंपटीशन तो होता है आजकल दाखिले के लिए। कोशिश तो ये करो कि 10वीं 12वीं में आपकी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। एंट्रेंस में अपन बैठेंगे तो पूरा कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता, उसके लिए चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं और उन चुनिंदा टॉपिक्स में भी खास किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है ताकि 3 घंटे का अगर पेपर आपका आ रहा है तो 3 घंटे में आप सारे के सारे सवाल कर सको, कोई सवाल छूट ना जाए। तो टाइम का मैनेजमेंट भी आपको सीखना है। तो इस तरीके से इम्तिहान में बैठना, कंप्लीट करना भी एक प्रैक्टिस, उसमें के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो अपन सीखेंगे वो। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं चूंकि साइंस पढ़ाता रहा, यहाँ पे आईआईटी में फिजिक्स पढ़ाई मैंने, और मैंने खुद ही बीएससी तक तो मैथमेटिक्स पढ़ी थी और साइंस में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता रहता है। तो मैंने गणित का, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितनी गणित आपके इम्तिहान में 12वीं 10वीं के इम्तिहान में आती हो या कंपटीशन के इम्तिहान में आती हो, वो उतनी गणित पे मैं कुछ लेक्चर दूं। अभी मैं कल गया था शाहीन बाग, तो वहां से 12 लड़कियां मिली मुझे। कुछ तो कई साल पहले 10वीं पास कर चुकी, पढ़ाई छोड़ चुकी और घर गृहस्थी के काम में लगी, लेकिन आगे पढ़ने की उनकी दिलचस्पी है। लेकिन वो 10वीं की पढ़ाई भूल गई, 9वीं 10वीं की। और कुछ नई लड़कियां मिली जो 9वीं 10वीं की पढ़ाई कर रही हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों को मैं 40 लेक्चर दूंगा, हफ्ते में 2 दिन आऊंगा, हर दिन 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, यानी हर हफ्ते में 4 घंटे में लेक्चर दूंगा मैथमेटिक्स पे, और 9th और 10th की पूरी मैथमेटिक्स में कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लेक्चर में आप लोगों को मैथमेटिक्स पे दूं, या अगर किसी की दिलचस्पी साइंस में है और वो साइंस जो आर्ट्स के बच्चों को भी जाननी चाहिए, तो वो मैं कुछ लेक्चर उस पर दूं। अब जैसे अब्दुल्ला साहब हुक्म करेंगे या निसार या बाकी जो साथी आप लोग बैठे हो उधर, या जैसा मुझे कहोगे तो मैं वैसा कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो आपके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे पूरी संजीदगी से करे, एक भी लेक्चर मिस ना करे, और जो किताब आप रिकमेंड करो उसको खरीद के पढ़े। टीचर का काम पूरी किताब पढ़ाना नहीं होता, किताब पढ़ने का मुख्य कायदा समझा दे और पढ़ने का तरीका बता दे कि आप इस तरीके से पढ़ो, ये काम होता है। तो लेकिन पढ़ना तो आपको है, लिहाजा घर में समय बर्बाद ना करें गप लगाने में, दीगर कामों में। घर गृहस्थी के काम अगर जरूरी है तो जरूर करें, अम्मी अब्बा का हाथ बटाएं, लेकिन वक्त बर्बाद ना करें गप लगाने में, ताश खेलने में। खेल कूद भी जरूरी है, तो एक समय होता है कि दिन भर में आधा घंटे 1 घंटे खेल भी लिया, चाहे कबड्डी खेल लो, चाहे फुटबॉल खेल लो, चाहे कुछ खेल लो जिसमें आपका, या दौड़ लो, सबसे अच्छी चीज तो दौड़ना होता है।
क्योंकि बाकी खेल के तो लिए आपको कोई साथी चाहिए कि जिससे मिलके खेलोगे। अब क्रिकेट के लिए तो बहुत सारे खिलाड़ी चाहिए, वॉलीबॉल खेलना है तो वॉलीबॉल के लिए भी खिलाड़ी चाहिए, लेकिन दौड़ना तो अपने आप हो सकता है, लड़की भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने समय का ठीक से इस्तेमाल करो। यहाँ पे वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है महात्मा गांधी क्या है वो, हिंदी विश्वविद्यालय कहलाता हो, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। वहां पर मीडिया की पढ़ाई होती है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलता है, उसकी फीस बहुत कम है। तो मेरे एक दोस्त हैं हरिमंदिर पांडे आजमगढ़ में, उनका पोता, उनके बेटे का बेटा, वो पढ़ने के लिए गया, फीस बड़ी कम थी, तो बोले और कहीं दाखिला नहीं करा पाएंगे, वहां दाखिला भी आसानी से हो गया और भेज दिया। वो लड़के ने पढ़ाई अच्छी कर ली। फिर हमारे एक दोस्त हैं वहां पे, वो वकील हैं, उनका उनका नाम जहन से इस वक्त उतर गया। तो वो लड़का भी वहां, उनका लड़का भी पढ़ने के लिए गया, वो मुस्लिम लड़का था और वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली उसने। इनके दाखिले, उसका पांडे जी के लड़के का दाखिला जामिया में मास्टर्स में हो गया। तो आप उस पर भी विचार करो, जिन बच्चों को मीडिया में जाना है, यानी टेलीविजन वगैरह पे काम करना है, अखबारों में काम करना है, तो वो उस पर भी विचार करें, उसके दाखिले पे भी विचार कर ले। तो ये आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया आप लोगों ने, ये कोचिंग वाला, इस प्रोग्राम में 5-6 किस्म के एवेन्यूज हैं दाखिले के, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए और 10वीं पास करने वाले बच्चों के लिए। तो उन पे आप लोग कुछ जानकारी इकट्ठी कर लो, आपस में शेयर करो कि कब उनका इम्तिहान होगा, कहाँ फार्म मिलेगा, कितना पैसा खर्च होगा, एंट्रेंस फार्म की फीस क्या होगी, वगैरह वगैरह, ताकि आप तैयारी करो। बेटे पढ़ाई एक रैंडम चीज नहीं है कि कभी पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, इसके लिए मुतबातिर एफर्ट करने की जरूरत होती है, लगन से काम करो एंड यू विल सक्सीड। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों से बात करने का मौका लगा। एक शेर सुनाना, गजल मैंने लिखी थी, मैं जब गुजरात में कोई कैंपेन चला रहा था वजीफे के सवाल पे, उस वक्त मेरे दिमाग में सड़क पे घूमते हुए एक गजल आई थी, उसके एक शेर सुनाता हूँ। और वो मुझे 2 बातें, गांधी जी की वो बात कि अच्छे बुरे का फर्क करना सीखो, और मोहम्मद साहब की बात कि जो बात ठीक लगे उस पर अमल करो। चलो पढ़ाई करें के दिल के अंधेरे कोनों को जगमगाए, भले बुरे के फर्क को समझें, कहें जो उसको अमल में लाए। चलो पढ़ाई करें के दिल के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोस्टली स्टूडेंट सर ये बिहार से हैं और कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, और ज्यादातर लोग हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग बीएड में, और कुछ लोग एमए में भी कुछ कैंडिडेट। और मैं आपको बताऊं सर, ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। जाहिर उनकी अच्छा, क्लास तो नहीं, जी, तो उनकी क्लास तो नहीं हो सकती, लेकिन उनसे मैंने बताया कि आप आकर के दिल्ली आए, मिलें, सिनॉप्सिस का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए कि वो उस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन समझना या समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये नहीं जी, प्रैक्टिकल रूबरू मिल लें। जी, जी, जी सर। तो मैं वो प्रैक्टिकली वो जब वो करके देखेंगे, यहाँ 2-4 स्कॉलर्स से मिलेंगे, सर आपसे मैं उनकी मुलाकात करवाऊँगा, तो वो उनके ज़हन में एक आइडिया आएगा, क्योंकि रिसर्च का एक काम ही ऐसा होता है कि एक हाइपोथेसिस, जो एक मफरूज़ा, वो हाइपोथेसिस बनाना। तो वो सब चूँकि वो ऐसे एरिया से आते हैं सर जहाँ से उन्होंने बीए, एमए कर लिया है, लेकिन अब आगे कोई राह नहीं दिख रही है। और चूँकि फिर यूजीसी नेट के भी बहुत सारे सर क्वेरीज़ हैं कि भाई आप नेट का भी करवाते हैं, तो इतने सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना ज़रा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर सभी का मार्गदर्शन ऐसे ही रहा, सर आपकी निगरानी रही, तो देखेंगे आगे अगर ऐसे चल के कोई करोगे तो करो हो बेटा, सकता है तुम तो। कामयाब हो गए। बहुत, जी, जी। जो जी, आदमी जी सर। ईमानदारी से एफर्ट करता है, अल्लाह ताला उसको
कामयाबी देती है। तुम लोगों और ने बहुत जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर के बारे में कि सर अभी 74 ईयर्स ओल्ड हैं, और सर के अंदर आप सर को काम करते हुए देखेंगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि इतना इस उम्र में इतना काम, पैदल चलना, पर्चे बांटना। आप गूगल पे सर्च करें पम्फलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, तो आप गूगल डायरेक्ट आप सर के बारे में गूगल बताता है। सर ने अभी राहुल गांधी के साथ बहुत लंबी यात्रा की है हरियाणा में, और उसके बाद दिल्ली में भी अभी यात्रा की। आप रिपोर्ट देखेंगे, एनडीटीवी की रिपोर्ट देखेंगे, प्रोफेसर योगेंद्र यादव के साथ सर आप बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत रिपीटेड पर्सन, बहुत इज्जत माब, और बहुत ही हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो बहुत सर की बातों से आपको अंदाजा हुआ होगा कि प्लीज आप सर के बारे में गूगल करें, सर के बारे में पढ़े। जहां जहां आपको ऐसा लगता है तो सर वहां जाते हैं। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं, सर उनसे बात करते हैं। खासतौर से फसादजदा इलाकों में सर जाते हैं। जैसे बहुत से इलाकों का सर ने अपनी तकरीर के बीच में जिक्र भी किया। वहां जाकर के कम्युनल हार्मोनी की जो बात होती है, वहां जाकर के सर लोगों को समझाते हैं, बात करते हैं। गांधी जी की जो विचारधारा थी, उस बीच में सर गांधी जी की विचारधारा को ले आकर के सबके बीच में रखते हैं, और लोगों के बीच में पीस, अमन और शांति की बात करते हैं। तो हमारे प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब, जो हम सब के रहनुमा है, सर मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर आप मैंने हमसे तुम्हारे जुड़े लिए मैं रहें। क्या कहूँ, तुम्हारी मोहब्बत, अखलाक, मालिक ऐसी जी, जिंदा रखे तुम्हें। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं 2014 से सर से जुड़ा हुआ हूँ, 2013 से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर से, और आज 2022 खत्म होने को है। और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद है कि ऐसे लोग जब तक हमारे हिंदुस्तान में हैं, हमारी जमहूरियत को किसी से कोई मतलब कि कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यकीन मानिए 90% लोग इस तरह की ज़हनियत के हमारे हिंदुस्तान में अभी मौजूद हैं, जो आपस में भाईचारा, मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम देते हैं। सर उनमें से एक हैं, और सर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर हैं। तो सर अगर आप परमिशन दें, तो चूँकि चैट बॉक्स में कोई सवाल नहीं है, चूँकि पिछली बार का सेशन ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया था, जरूर तो हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। सर अगर आप परमिशन दें। जरूर 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 जरूर। बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया सर। खुदा धन्यवाद। हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।